Perfect, perfect, perfect. रात के खाने के बाद भटनागर कोई आधे घंटे टिका और ये फिर कहकर रुखसत हो गया कि वो एक रोज़ बाद फिर आएगा। भटनागर की आमद का सिलसिला जारी रहा और दिन पर दिन गुजरते रहे। कभी कभी हम पिकनिक का प्रोग्राम बना लेते और वर्षा भी बादले नाखवास्ता हमारे साथ हो जाती। हम दानिस्ता ऐसे मौके भी फराहम करते कि वर्षा और भटनागर के साथ अकेली रह जाए, लेकिन हमारी ये सारी कोशिशें बेसूद साबित हुईं। वर्षा का राज बदस्तूर राज था और उसकी सेहत रोज़ बेरोज़ गिरती जा रही थी। हमें डर हुआ कि उसकी ये बढ़ती हुई कमज़ोरी उसकी अलालत का बाइस ना बन जाए। पूरे 1 माह की कोशिशों के बाद भटनागर ने अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, ये मेरी ज़िंदगी का पहला नाकाम केस है। ये जवाब सुनकर हम तीनों जैसे बुझ कर रह गए और उसी दिन शाम को वर्षा बुखार में पड़ गई। डॉक्टर आया, उसने इंजेक्शन दिया, दवाएं पिलाईं, लेकिन बुखार फौरी तौर पर ना टूट सका बल्कि तेज़ से तेज़ तर होता चला गया। वो हम लोगों के लिए एक परेशान कुन रात थी। हम में से कोई भी ना सो सका। हम वर्षा के बिस्तर के करीब कुर्सियां डाले बैठे रहे। सुबह होते होते बुखार इतना तेज हो गया कि वर्षा बड़बड़ाने लगी, रोक दो, इसे रोक दो, ये तूफान रोक दो, ये क्यों आ रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया था। साधना, महेश और मैं एक दूसरे का मुंह तकने लगे। किसी की समझ में भी नहीं आ रहा था कि इन जुमलों का क्या मतलब हुआ। हमारे लिए वो हज़ियान के सिवा कुछ न थे। डॉक्टर को फिर बुलाया। वर्षा की हालत देखकर वो भी परेशान हो गया। ऐसे मालूम होता था जैसे वो भी इस बुखार की शिद्दत का सबब समझने से कासर हो। बहरहाल उसने 15-15 मिनट के वक्फे से 2 इंजेक्शन लगाए और ये कहकर चला गया कि हम आधे घंटे बाद उसे फ़ोन पर सूरत हाल से आगाह करें। आधा घंटे में वर्षा का बुखार कई दर्जे कम हो गया। डॉक्टर को फ़ोन पर उसकी इत्तला दी गई। उसने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि अब तबीयत संभल जाएगी। महेश ने मुझसे कहा, प्रिंस आप जाकर सो जाइए और आप भी राजकुमारी। उसने साधना से कहा, बेहतर होगा कि वर्षा की तीमारदारी के लिए हम बारी बारी जागें। अगर इस तरह सब बैठकर जागते रहे तो एक वक्त आएगा जब हम तीनों ही नींद की गिरफ्त में चले जाएंगे। बात माकूल है, लेकिन बेहतर होगा कि पहले तुम सो जाओ। तुम्हारी सेहत वैसे ही ठीक नहीं है। जब तक वर्षा की हालत संभल ना जाए मुझे नींद ही नहीं आएगी। बेहतर यही होगा कि पहले आप लोग सो लें, तो फिर 2 बिर के बाद मैं आपको जगा दूंगा। महेश की ये बात भी मुकेल थी और वो भी सो ही नहीं सकेगा, इसलिए मैं और साधना परेशानी के आलम में वहाँ से उठ गए। मेरा तो नींद से बुरा हाल था, बिस्तर पर लेटते ही सो गया। बड़ी गहरी नींद थी। चौंका मुझे किसी ने जगाया नहीं, इसलिए मैं तीसरे पहर तक सोता रहा। 5 बजे जब मेरी आंख खुली तो कमरे में साधना मौजूद नहीं थी, लेकिन ये महसूस करके मेरी बाछें खिल गईं कि मेरे सर पर इनका मौजूद थी। तुम आ गई, मैं बेसाख्ता बोला। मैं बड़ी शिद्दत से तुम्हारा मुंतज़िर था। क्यों? वर्षा एक अजीबोगरीब। इन सब बातों का मुझे खूब इल्म है, इनका ने मेरी बात काटते हुए कहा। फिर भी तुम इतने अरसे गायब रहीं। मैंने तल्ख लहजे में कहा, तुम्हें मेरी परेशानियों का ज़रा भी ख्याल नहीं। ये दावा था तुम्हारा कि मेरे काम आओगी, लेकिन इस सिलसिले में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो क्यों? मुझे ये शुबा होने लगा कि शायद कोई पुरस्रार ताकत वर्षा के दिमाग पर छाती चली जा रही है और इस वक्त का तोड़ करने के लिए
उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता कि इनका का इंतज़ार करता रहूं। रात का खाना हमने साथ ही खाया और वर्षा ने मामूल के मुताबिक कम खुराकी का मुजाहरा किया। उसकी ये कम खुराकी अब उसकी सेहत को भी मुतासर करने लगी। सुर्खों सफ़ेद गालों पर जर्द साया सा पड़ने लगा। जैसे ही उसने खाने से हाथ खींचा, महेश भी छुरी कांटे पटक कर उठ गया। मूड बेहद खराब हो गया। मैं भी हाथ रोकने पर मजबूर था और वर्षा के होंठों में लर्जिश पैदा हो गई। वो बच्ची तो नहीं थी कि महेश की बुरा फरख्तगी का सबब ना समझ पाती। महेश कुछ कहे बगैर खिड़की में जा खड़ा हुआ। उसकी पुश्त हमारी तरफ थी। वर्षा के चेहरे से साफ मालूम था कि वो जब्त करने की इंतहाई कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ये कोशिश बार आवर नहीं हुई। उसने अपना सर मेज पर पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। साधना के चेहरे से भी ऐसा ही मालूम हो रहा था जैसे वो रो पड़ेगी, और मैं इस सूरत हाल पर दम बखुद बैठा हुआ था। मेरी अक्ल हैरान थी कि मुझे इस मौका पर क्या करना चाहिए। महेश ने वर्षा की हिचकियां सुनी तो आहिस्तगी से मुड़ा। उसका दबला पुतला चेहरा कुछ और ज्यादा सता हुआ नजर आने लगा। आंखों में मखमूम सी नरमाहट फैली हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हमारी तरफ आया और वर्षा की पुश्त पर खड़ा हो गया। फिर उसने अपना हाथ वर्षा के लरजते हुए कांधे पर रखा और बड़े जज्बाती अंदाज में कहने लगा, वर्षा मेरी जान, मेरी जिंदगी, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे मालूम होता था जैसे महेश को मेरी और साधना की मौजूदगी का एहसास ही ना रहा हो। वो लरजती हुई आवाज में कहता रहा, तुम अपनी उलझन का जाहिर तो कर दो वर्षा। मुमकिन कि मैं अपनी जिंदगी की भींद देकर तुम्हारी उलझन रफा कर सकूं। मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी का एक सांस बेच सकता हूं, लेकिन तुम कुछ बताओ तो सही। तुम्हारी खामोशी मुझे जंजलाहट में मुब्तला किए दे रही है। इस वक्त जंजलाहट ही में मुझसे हरकत सरजद हुई। मुझे माफ़ कर दो वर्षा, मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। महेश, वर्षा की एक दिलदोज़ चीख मार कर उठी और बेतहाशा महेश से लिपट गई। उसने भी हमारी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर दिया। साधना की आंखों में ज़ारो कतार आंसू बहने लगे और मैं अब भी वक्फों की तरह एक का मुंह तके जा रहा था। मेरी प्यारी, मेरी जान, आखिर बताओ तो सही, तुम्हें क्या दुख है? महेश ने आंसू भरी आंखों के साथ कहा। मैं कुछ नहीं बता सकती, वर्षा ने अपना सर उसके कंधे से टकराते हुए चीख कर कहा। मुझे खामोश रहने दो। अगर मैं कुछ बोल पड़ी तो तूफान वक्त से पहले ही आ जाएगा। इस तूफान को तुम भी बह जाओगे। मैं उठा और साधना का हाथ पकड़कर उसे तकरीबन घसीटता हुआ कमरे से निकाल कर ले गया और बोला, इस वक्त उन दोनों का तन्हा होना ज़रूरी है। मुमकिन है कि इस वक्त वर्षा जज्बात में इतनी बह जाए कि अपना राज उगल दे। साधना रुमाल निकालकर अपने आंखें खुश करने लगी। हम दूसरे कमरे में जा बैठे। मैंने सिगरेट निकालकर जलाई और गहरे गहरे कश लेने लगा। साधना सपाट चेहरा लिए हुए खला में घूरती रही। पहला सिगरेट ख़त्म करके मैंने दूसरा सिगरेट जलाया और अभी उसके 2-3 ही कश ले पाया था कि महेश घबराया हुआ हमारे पास पहुंचा। जल्दी चलो, वर्षा बेहोश हो गई है। मैं और साधना घबराकर खड़े हो गए। महेश हमें ये इत्तला देकर वापस मुड़ गया। हम उसके पीछे लपके। महेश वर्षा को बिस्तर पर लिटाकर हमारे पास आ गया। हमने वर्षा को बेसुध पड़ा हुआ देखा। वो पसीने में डूबी हुई थी। मैंने होटल के मैनेजर को फ़ोन कर दिया कि जल्द अज जल्द डॉक्टर को भेजे। महेश ने घबराए हुए अंदाज में हमें बताया। आखिर ये कैसे हो गया? मैंने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा। मैं इसरार कर रहा था कि वो अपने सीने में सुलगते हुए नासूर को मेरे सामने खोल दे। जब मेरा इसरार बहुत बड़ा तो ये नहीं नहीं चीखती हुई तेवरा कर गिरने लगी। मैंने उसे संभाला तो ये बेहोश होकर मेरे बाजुओं में झूल गई। महेश ने भर्राई हुई आवाज़ में बताया,
साधना वर्षा के सराहने बैठकर उसकी पेशानी सहला रही थी। सदमे से वर्षा के चेहरे का रंग बदल गया और उसके होंठ कांप रहे थे। जल्दी डॉक्टर आ गया और अपने आलात संभाल कर वर्षा पर झुक गया। कोई 1 मिनट तक वो उसका जायजा लेता रहा और फिर दवाओं का बक्स खोलकर इंजेक्शन तैयार करने लगा। महेश एक सोफे पर दोनों हाथ से सर थामे इस तरह बैठा हुआ था जैसे उसकी दुनिया लुटी जा रही हो। वर्षा को इंजेक्शन के बाद डॉक्टर उसकी नब्ज थाम कर बैठ गया और उसकी नजरें घड़ी पर रहीं। कोई 2 मिनट बाद उसने सर हिलाकर नब्ज छोड़ दी और हम लोगों से मुखातब होकर बोला, घबराने की कोई बात नहीं, 3-4 मिनट में उन्हें होश आ जाएगा। बज़ाहिर तो मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे उन्हें कोई सदमा पहुंचा गया हो। सदमा तो ये बहुत दिन से उठा रही है डॉक्टर, महेश ने ठंडी सांस लेकर कहा, मगर हमें नहीं मालूम कि वो क्या सदमा है। क्या मतलब? ये हर वक्त खोई खोई सी और परेशान रहती है। हम लोग सबब जानना चाहते हैं लेकिन ये कुछ बताती ही नहीं। ओह, डॉक्टर सोच में डूबकर वर्षा का चेहरा तकने लगा, फिर कदरे तवक्कुफ से बोला, बेहतर होगा आप लोग इस सिलसिले में इनसे इसरार ना करें। अगर ये अपने गम को इस शिद्दत के साथ छुपाना चाहती हैं तो आप लोगों के इसरार से भी ये मुमकिन है कि उनके दिमाग की रगें फट जाएं। बेहतर होगा इस सिलसिले में आप लोग उन्हें किसी माहिर नफ्सियात से मिलाएं, लेकिन इस तरह के उन्हें अपने मुलाकाती के माहिर नफ्सियात होने का इल्म ना हो। वो बड़ी होशियारी से इनका गम जान लेगा। बहुत बेहतर डॉक्टर। डॉक्टर ने अपने बैग में से एक शीशी निकाली और उसमें से 2 कैप्सूल निकाल कर दिए। फिर शीशी बंद करते हुए कहा कि जब इन्हें होश आ जाए तो इन्हें कैप्सूल खिला दीजिएगा। दूसरा कैप्सूल 1 घंटे बाद। मजीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। साधना ने सर हिला दिया और डॉक्टर अपनी दवाओं का बक्स लेकर रुखसत हो गया। उसे अपने ऊपर इतना एतमाद था कि उसने वर्षा के होश में आने तक रुकने की भी ज़रूरत नहीं समझी। डॉक्टर की रुखसत के कोई 1 मिनट बाद ही वर्षा ने आंखें खोल दी। जरा देर तक पलकें झपकाती हुई एक एक को देखती रही, फिर उसने उठने की कोशिश की। लेटी रहिए दीदी, साधना ने जल्दी से कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया है मुझे? वो भर्राई हुई आवाज में बोली। अभी डॉक्टर तुम्हें देख कर गया है, महेश ने कहा। साधना ने सराहने की तपाई पर रखे हुए जग से गिलास में पानी उंडेला और फिर कैप्सूल वर्षा को देती हुई बोली, ये खा लीजिए। आखिर मुझे हुआ क्या है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वर्षा, महेश के लिए मैं बड़ी बेचारगी थी। कभी कभी दूसरों की बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं होता। वर्षा ने खाली खाली नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर साधना से कैप्सूल लेकर अपने मुंह में डाल लिया। साधना ने पानी का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। उसने 2 घूंट लिए और फिर आंखें बंद करके लेट गई। अब इन्हें आराम की ज़रूरत है, मैंने महेश से कहा। हम लोग जानते हैं आप 1 घंटे बाद इन्हें दूसरा कैप्सूल भी खिला दीजिएगा। महेश ने सर हिलाया और मैं साधना को इशारा करके दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरे पीछे पीछे साधना भी चली आई। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने साधना से कहा, क्या तुम किसी माहिर नफ्सियात को जानती हो? जानती तो नहीं हूं, लेकिन इलाज करवाने के लिए पहले से जानना क्या ज़रूरी है? बात माकूल थी। मैंने सर हिलाया और फिर कहा, कल किसी माहिर नफ्सियात को ढूंढेंगे। आओ अब सो जाएं। तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे इस जवाब पर झंझलाहट सी हुई, लेकिन महेश की झंझलाहट का नतीजा मैं अभी अभी देख चुका था, इसलिए जब्त करके सो गया। दूसरी सुबह साधना की आंखों का आलम साफ बता रहा था कि वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सो सकी। नाश्ते पर हम चारों साथ थे। वर्षा बेदस्तूर खोई खोई सी थी। नाश्ता कर चुकने के बाद मैं और साधना माहिर नफ्सियात की तलाश में रवाना हुए। महेश को हमने चुपके से बता दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक हमें एहतियात बरतनी थी और वर्षा को माहिर नफ्सियात की शख्सियत से बेखबर करना था।
इधर उधर से मालूमात हासिल करने के बाद हम बम्बई के सबसे बड़े माहिर नफ्सियात डॉक्टर भटनागर से मिले। उससे मुलाकात करके मुझे सख्त ज़हनी धचका लगा। मैं उसे उम्र रसीदा देखना चाहता था, लेकिन वो एक कबूल सूरत जवान निकला। मुझे लोगों की इन बातों पर शुबा होने लगा कि भटनागर बम्बई का सबसे बड़ा माहिर नफ्सियात है। बहरहाल हमने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और उसने वादा किया कि वो शाम को होटल आकर वर्षा से मुलाकात करेगा। मैंने तुमसे एक बार कहा था कि अब इनका दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है, लेकिन ऐसी ताकत वो ऐसी भी है जिसके सामने मेरी एक नहीं चल सकती। तो फिर वर्षा का मामला इस ताकत से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ मशवरे देती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वह मशवरे मुफीद ही साबित हो सकें। इस मामले को तुम्हें खुद अपने तौर पर निमटाना होगा फलक शेर। इनका की बातें बड़ी अजीबोगरीब थीं, लेकिन इससे पहले कि ये गुफ्तगू आगे बढ़े और कर उलझाओं से निकल सकती, साधना कमरे में दाखिल हुई। तुम जाग गए प्रिंस? हाँ, मैं बिस्तर से उठ गया। क्या तुम नहीं सोई? मैं दोपहर को जाग गई थी। ज़रा जल्दी चलो। खैरियत? मैंने गाउन पहनते हुए कहा। मुहेश को संभालो चलकर, मुझे डर है कि कहीं वो दीवार से सर ना टकरा दे। आखिर हुआ क्या? दीदी की हालत अभी तक नहीं संभली। अभी डॉक्टर अपने साथ और 2-3 डॉक्टरों को लेकर आया है। मैं साधना के साथ लंबे लंबे डग भरता हुआ निकला। मैंने देखा कि महेश वर्षा के कमरे के बाहर निशस्त के कमरे में दीवार से सर टिकाए हुए खड़ा था। साधना ने मुझे बताया कि डॉक्टरों ने दरख्वास्त की थी कि वो कमरे से चले जाएं। वो लोग वर्षा को तन्हाई में देखना चाहते हैं। मैं महेश के करीब गया और उसे पकड़कर सोफे तक ले आया। खुद को बेकाबू ना करो महेश, तुम मर्द हो, मैंने उससे कहा। महेश ने अपना निचला होंठ बुरी जोर से दांतों में दबा लिया। मैं उसके करीब बैठा हुआ उसका शाना थपकता रहा। साधना भी रूहांसी सी बैठी हुई थी। अंदर कमरे में वर्षा का मुआयना जारी था। कोई 10 मिनट बाद 2 डॉक्टर बाहर निकले। उनमें एक लेडी डॉक्टर थी। मिस्टर महेश, लेडी डॉक्टर ने करीब आकर कहा। दरअसल राजकुमारी दहशत ज़दा हैं। मगर किस बात से डॉक्टर? माँ बनने से। क्या मतलब? महेश चीख पड़ा। वो 3 माह के हमल से हैं, लेडी डॉक्टर ने बताया। महेश सकते किसी हालत में डॉक्टर का मुंह तकने लगा। साधना के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगीं और मुझे तो यूं महसूस हुआ जैसे सारा कमरा किसी पहिए की तरह घूमने लगा हो। वो माँ बनने वाली है, कोई मेरे जहन में चीख रहा था और मुझे वो रात याद आ रही थी जब वर्षा ने मेरी आगोश को महकाया था। ये और बात है कि खुद वर्षा को भी इस बात का इल्म नहीं कि वो मुझे अपने हुस्न जमाल की प्रस्तान की सैर करा चुकी है। वो इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं थी। इस पर ख्वाब के आलम में चलने का दौरा पड़ा और वो मेरे कमरे में आकर अपना सब कुछ मुझे सौंप गई। उस रात जो गुल खिला था वो आज सामने आया था, लेकिन वर्षा इस बात को दोबारा कबल ही महसूस कर चुकी थी। अब क्या होगा? मेरे दिमाग पर हथौड़े से बरसने लगे। महेश को किसी भी कीमत पर वर्षा की बेगुनाही का यकीन ना आता। मैं देख रहा था कि 2 मासूम जिंदगियां तबाही और बर्बादी के अमीक गार के दहाने पर खड़ी थीं और मेरी समझ में नहीं आया कि उन्हें कैसे बचाऊं। इन हालात में मुजरम तो मैं ही था। वर्षा जिस तूफान से डर रही थी वो तूफान पूरी ताकत से फट चुका था और अगर मैं इस तूफान को रोकने की कोशिश करता तो साधना भी इस खौफनाक तूफान की जिद में आ जाती। साधना को मुझसे मोहब्बत थी, उसका दिल टूट जाता अगर वो ये जान लेती कि एक तारीक रात में वर्षा की जवानी मेरी आगोश को महका चुकी है और अब उसकी यकजाई का समर फूटने को है। ये सब कुछ जान लेने के बाद वह मुझसे नफरत करने लगती, ऐसी नफरत जिसकी असास मोहब्बत पर होती और उसके कर्ब से साधना का एक सांस जहन्नम की तरह सुलगता रहता। लेकिन मैं अगर खामोश रहूं तो ये अजियत मुझे ज़िंदगी भर चैन
बेचैन किए रहती। दो मासूम जिंदगियों की तबाही का सबब गोया कोई ऐसी सूरत नहीं थी जिसके साए में मुझे पनाह मिल सकती। मैं जाए मानदन न पाए रफ्तन की कैफियत से उलझा रहा। डॉक्टरों का ग्रुप वहां से चला गया। कमरे पर छाई हुई खामोशी में एक खिंजाव सा पैदा हो गया। मुहेश की हालत ऐसी नजर आ रही थी जैसे उसको सकता हो गया हो। वो खाली खाली नजरों से खिला में घूरे जा रहा था। उसने खासे कुव्वत से अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं और दांत पर दांत भी इस शिद्दत से जमाए थे कि जबड़े की हड्डियां उभर आईं। ऐसे मालूम होता था जैसे वो अपने जोशो गजब पर काबू पाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा हो। वर्षा के मां बनने का इंकशाफ उसके एसाब पर बड़ी शदीद ज़रब लगा गया था। अचानक साधना उठी और अंदरूनी कमरे में वर्षा के पास चली गई। वो इस मौजू पर वर्षा से बात करना चाहती होगी, लेकिन बेचारी वर्षा उसे क्या बताती। उसे खुद भी नहीं मालूम कि ऐसा क्यों कर हुआ। मैं मुहेश के कंधे को आहिस्ता आहिस्ता थपकने लगा। हकीकत यह है कि मैं इन लम्हात में यह फैसला करने से कासर था कि मुझे क्या कहना और कैसे कहना चाहिए। अंदरूनी कमरे से मदम मदम आवाज़ें आने लगी। ऐसा मालूम होता था जैसे वर्षा फूट फूट कर रो रही हो। उसके साथ ही साधना की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन वो भी इतनी धीमी थी कि अल्फाज समझ में नहीं आए। आहिस्ता आहिस्ता महेश की मुट्ठियां ढीली पड़ती चली गईं और जबड़ों की हड्डियों के उबार भी खत्म हो गए। उसने अपने जिस्म में बल खाते हुए तूफान पर काबू पा लिया, लेकिन अब उसके चेहरे पर ऐसी जर्दी खंडी हुई थी कि मुझे कुछ अरसा पहले का महेश याद आ गया जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। महेश, मैंने उसे धीमी आवाज में पुकारा तो उसने आहिस्ता आहिस्ता सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसी वीरानी थी कि मुझे सीने में अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। वो सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन मेरी जुबान पर अब एक बार फिर बेबसी का शिकार थी। आखिर महेश खुद ही बोल पड़ा। प्रिंस, उसकी खोखली आवाज सी थी, क्या धोखे और फरेब ही का नाम औरत है? महेश, मैं बड़ी मुश्किल से जवाब दे सका। बाद औकात नजरें जो कुछ देखती हैं वो भी फरेब होता है। शायद वर्षा गुनहगार ना हो। हटो, महेश पागलों की तरह हंस पड़ा। किताबों की बातें ना करो प्रिंस, हम हकीकत की दुनिया में हैं। दुनिया की हकीकत समझना इंतहाई अहमकाना ख्वाब है। अब तुम फलसफा बोलने लगे। महेश जहरीले अंदाज में मुस्कुराया। मैं सिर्फ बसीरत की दावत दे रहा हूँ। जवाब में महेश गालबन पर कुछ जहरीले अल्फाज परोता, लेकिन उसी वक्त अंदरूनी कमरे का दरवाज़ा एक पुरशोर आवाज़ के साथ खुला। मैं और महेश चौंक पड़े। दरवाजे में उजड़ी हुई वर्षा खड़ी थी, बिखरे हुए बाल और मतरुन्नम आंखें। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके दोनों हाथ दरवाजे की चौखट पर थे और वह इस तरह कुछ आगे झुकी हुई थी जैसे ऊंधे मुंह गिरने वाली हो। पीछे से साधना ने उसका कांधा पकड़ रखा था। महेश ने उसे देखते ही अपना मुंह फेर लिया और वर्षा उसे बड़ी हसरत से देखने लगी। उसके होंठों की लर्जिश मुझे साफ नजर आ रही थी। उसकी डुबडुबाई हुई आंखों में एक गिला था, एक पुकार थी। महेश, तुम भी मुझे बेवफा समझ रहे हो। इसका ये हाले जार देखकर मेरा दिल रो पड़ा। मेरा जी चाहा कि चीख चीख कर अपने गुनाह का एतराफ़ करूं और वर्षा को बता दूं कि उसका मुजरम मैं हूं। फिर वर्षा मेरे लिए जो भी सज़ा तजवीज़ करती मैं उसे बसरो चश्म कबूल कर लेता। लेकिन ऐसी बातें सोचना तो आसान है, अमल करना मुश्किल। अगर लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर इतनी आसानी से लब्बैक कहें तो मुआशरा किसी नवाजीदा बच्चे की तरह मासूम बन जाए। वर्षा डगमगाते हुए कदमों से आगे बढ़ी। साधना उसके पीछे थी। जब वर्षा महेश के करीब पहुंची तो वह एकदम खड़ा हो गया। ऐसा मालूम हुआ था जैसे वो फौरन वहां से चला जाएगा, लेकिन उससे पहले कि उसके कदम उठते वर्षा उसके कदमों में गिर पड़ी। महेश, इसकी आवाज़ में कर्ब का तूफान था। महेश ने चाहा कि अपने पैर छुड़ा ले, लेकिन वर्षा उसकी दाएं टांग से बुरी तरह लिपट गई और उसके घुटने पर अपना सर मारती हुई बोली, यूं बेरुखी ना बरतो महेश, मेरा कलेजा फट जाएगा। अब इस खेल से कोई फायदा नहीं वर्षा। महेश का लहजा तो पुरगज़ब था।
लेकिन आवाज़ रुंधी हुई थी। अब तुम वहीं चली जाओ जहाँ से ये दाग मिला है। यहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका। अब इस राख में एक भी सुलगती हुई चिंगारी नहीं मिलेगी। वर्षा इस घुटने से लगी हुई थी। उसके आगे पीछे साधना भी खड़ी रो रही थी और मेरा ये आलम था जैसे बर्फ की सिल बनकर रह गया हूँ। अचानक महेश ने बड़ी जोर से झटका देकर अपनी टांग छुड़ाई और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। वर्षा ने अपना सर फर्श से टकरा दिया। साधना जल्दी से उस पर झुक गई। मैं दो एक लम्हे के लिए शशोपंज में रहा और फिर उठकर महेश के पीछे लपका। महेश राहदारी में तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। राहदारी के इख्तिताम से पहले ही मैंने उसे जा लिया। कहाँ जा रहे हो महेश? मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। जहाँ जिंदगी ले जाए। महेश ने ठंडी सांस ली। पागल मत बनो, जिंदगी इतनी हकीर नहीं कि उसे इतनी सी बात के लिए ज़ाया कर दिया जाए। जिसे तुम इतनी सी बात कह रहे हो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है। मेरे दोस्त मेरे साथ आओ। मैंने वापस ले जाने की कोशिश की। ज़रा ये तो गौर किया होता कि तुम्हारे जिस्म पर लिबास कैसा है। शब ख्वाबी के लिबास पर गाउन पहनकर बाहर नहीं निकला जाता। इतना होश कहाँ रह गया है प्रिंस? महेश ने एक दिलदोज आह भरी। पुकारो अपने होश को। मेरे लहजे में सख्ती आ गई, जैसे कोई बुजुर्ग किसी बच्चे को तंबीह करता हो। महेश सर झुकाए खामोशी से चलता रहा। मैं उसे उसके कमरे में ले गया। अब तुम कुछ देर आराम करो, मैंने उसे बिस्तर पर बिठाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद मैं फिर आऊँगा। इसने कोई जवाब नहीं दिया और मैं कमरे से निकल गया। दरवाज़ा मैंने बाहर से बंद कर दिया ताकि महेश घबराहटे वहशत में निकल ना भागे। फिर मैंने वर्षा की खबर ली। साधना ने उसे भी ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया था और खुद उसके सरहाने बैठी उसका सर दबा रही थी। वर्षा की आंखें बंद थीं और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सता हुआ था। साधना ने होंठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं खामोश खड़ा रह गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इशारों ही में साधना से कहा कि मैं अपने कमरे में जाकर उसका इंतज़ार करता हूँ। साधना ने इस्बात में सर हिलाकर मेरे इशारे को समझ लेने का अजहार किया। अपने कमरे में पहुंचकर मैं खिड़की में जा खड़ा हुआ। मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा क्योंकि इन हालात के सुलझाव की कोई सूरत नज़र नहीं आई। इनका ने भी इस सिलसिले में अपनी माजूरी का अजहार कर दिया और इस वक्त भी मेरे सर पर खामोश बैठी किसी सोच में गर्क थी। सुनो इनका, मैंने उसे मुखातब किया, तुम मुझे इस सिलसिले में कोई मशवरा तो दो। सिर्फ एक ही मशवरा दे सकती हूँ। वो क्या? मैंने बेताबी से पूछा। यहाँ के हालात को यहीं पर छोड़ो और अपने वतन की तरफ निकल चलो। तुम अपने बाप से जिस तरह भी इंतकाम लेना चाहोगे मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अभी तो मैं ये यहाँ से हिल भी नहीं सकता, मैंने मजबूत लहजे में कहा। कई जिंदगियाँ जहन्नुम में सुलग रही हैं। अगर मैं यहाँ से चला गया तो भी जहनी तौर पर यहीं रहूँगा और बेसकूनी मेरा मुकद्दर बन जाएगी। तुम जानो, इनका ने लापरवाही से कहा। यहाँ मैं बिल्कुल बेबस हूँ। आखिर वो कौन सी पुरस्कार कुव्वत है जिसने तुम्हें बेबस कर दिया है? मैंने झंझला कर कहा। मैं इस कुव्वत का नाम अपनी जुबान पर नहीं ला सकती, इनका ने कहा, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसा मौका आने वाला है जब तुम कुव्वत को खुद जान लोगे। मैंने इस बहस को आगे बढ़ाना फजूल समझा और चुप हो गया। कुछ देर बाद साधना कमरे में दाखिल हुई तो मैं इस्तफामिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। मैंने दीदी को सुला दिया है, वो आहिस्ता से बोली, लेकिन समझ में नहीं आता इस मामले को किस तरह संभाला जाए। मैंने बहुत चाहा कि दीदी को उस शख्स का नाम बता दें जिसका साया उनके पेट में परवरिश पा रहा है, लेकिन बड़ा अजीबो गरीब जवाब देती हैं। उनका कहना है कि वो इससे कतई बेखबर हैं, उन्हें नहीं मालूम कि ये कैसे हो गया। मैं सर हिलाकर रह गया। सिर्फ मैं ही वर्षा की बात पर यकीन कर सकता था। ये दुनिया वाले इस जवाब का यकीन नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या ख्याल है साधना? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। किस बारे में? अपनी दीदी के किरदार के बारे में। मैं उनके किरदार के तकद्दुस की कसम खाया करती थी और शायद अब भी खा सकती हूँ, मगर उनका ये जवाब मेरी समझ से बालातर है। ये कैसे मुमकिन है कि उन्हें इतने बड़े हादसे की अमले पीजीराई का वक़्त
और बायसे मालूम ना हो। ये नामुमकिन तो नहीं, मैंने कहा तो साधना चौंक पड़ी और हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। क्या तुम भूल गई, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारी दीदी को ख्वाब में चलने का मर्ज था। महेश की बाजियाबी के बाद तो उन पर कोई दौरा नहीं पड़ा, लेकिन जिस जमाने में दौरा पड़ा करता था उसी जमाने में किसी ने उनसे इस दौर से फायदा उठा लिया हो, यानी उस दौरे की हालत में। साधना का ये जुमला उसके होंठों पर टूट गया। हाँ, मैंने जोर देकर कहा, क्या ये नामुमकिन है? तुम ठीक कह रहे हो राहील, साधना ने सरती हुई आवाज में कहा। शायद जब भी ये हादसा हुआ होगा, लेकिन आखिर वो कमीना कौन था जिसने ये हरकत की? मेरे दिल के चोर ने मुझे नजरें झुक लेने पर मजबूर कर दिया। साधना मेरे मुंह पर मुझे बुरा भला कह रही थी, लेकिन मेरी नजरें झुक जाने से वो मेरे दिल का चोर नहीं पकड़ सकी। उसके सानो गमान में भी नहीं था कि वो हरकत मैंने की होगी। साधना, मैंने कदरे तवक्कुफ से कहा, मसला ये नहीं कि वो कौन था, मसला ये है कि इन हालात को किस तरह काबू में किया जाए। मुझे डर है कि महेश का दिमागी तवाज़न फिर ना बिगड़ जाए और राजकुमारी वर्षा खुदकुशी ना कर ले। नहीं नहीं, साधना घबरा कर बोली, ऐसी बातें मुंह से ना निकालो राहील। उसकी आवाज़ रुंध गई। शंकर खानदान के हम सिर्फ 2 ही अफराद तो जिंदा बचे हैं। अगर दीदी भी ना रही तो मेरी रूह पर छाया हुआ सन्नाटा बहुत दबीज हो जाएगा। तो फिर इसका एक ही हल है। वो क्या? इन दोनों का जी बहलाने की कोशिश की जाए। जाहिर है कि ऐसा तो किया ही जाएगा, लेकिन शायद तुम्हारे जहन में वो तरीक़ेकार ना हो जो मेरे जहन में आया है। वो भी बता दो। साधना ने एक तवील सांस ली। अगर तुम इस पर अमल कर सकी तो जल्द या बदेर इन हालात पर काबू पा लेना नामुमकिन नहीं होगा। इतनी लंबी चौड़ी तहमीद क्यों बांध रहे हो? इसलिए कि तरीकाकार बड़ा नाजुक है। तुम एक औरत होने के नाते शायद इस पर अमल करते हुए हचकचाओ और मेरी नीयत पर शुबा करने लगो। नीयत पर शुबा? साधना के लहजे में हैरत थी। हाँ, अगर तुम साफ साफ बात क्यों नहीं करते? मैं ये कहना चाहता हूँ कि साधना को महेश का दिल एक औरत की वजह से टूट गया है, इसलिए उस शिकस्ता दिल को जोड़ने की कोशिश भी कोई औरत ही कर सकती है। यकलक साधना के चेहरे की रंगत बदल गई। गालबन वो मेरे इशारे को समझ गई और मैंने हचकताते हुए कहा, वर्षा को भी इस मौका पर कोई मर्द ही सहारा दे सकता है। प्रिंस, राधना की आवाज़ हल्क में अटकने लगी, अगर तुम अपनी बहन की जिंदगी चाहती हो तो हम दोनों को ये ड्रामा खेलना ही पड़ेगा।